जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप लोगों को मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया पे जो हमारा वीडियो लेक्चर चल रहा था, उसमें आज की जो लास्ट टॉपिक है मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया की, उसमें मैं वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मेल्ट फ्लो प्रॉपर्टी और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे होगा। हमें इससे पहले मैं मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप लोगों को बल्क डेंसिटी के बारे में बताया हूँ, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बताया हूँ और पार्टिकल साइज एंड शेप के बारे में बताया हूँ। अगर ये 3 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को देखें और उसके बाद ये मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया का आज का लास्ट वीडियो होगा। इन चारों वीडियो को आप लोग देखने के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे कि किसी भी मटेरियल को प्रोसेस से सिलेक्शन कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हमें मटेरियल के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम प्रोसेस करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होता है और ये हमारे लिए बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इससे हमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है मेल्ट फ्लो प्रॉपर्टी। मेल्ट फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमें मान लीजिए जैसे कि हम प्लास्टिक को मेल्ट कर रहे हैं, तो मेल्ट करने के बाद उसका फ्लो कैसा है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप प्लास्टिक आपकी सॉलिड या तो पिलेट्स या पाउडर फॉर्म में आती है, तो जब आपकी उसको मेल्ट करते हैं तो सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में आएगी। और लिक्विड की आप लोगों को प्रॉपर्टी पता है कि लिक्विड जब लिक्विड फॉर्म में आती है तो वो मेल्ट होकर फ्लो होती है, वो फ्लो करेगी। क्योंकि अगर वो फ्लो नहीं करेगी तो आपको मोल्ड में फिल कराना है या फिर डाई से बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें उसकी फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में एनालिसिस करना और फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसका हम लैब में टेस्ट करते हैं मेल्ट फ्लो प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे मैं टेस्टिंग के बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि टेस्टिंग के बारे में मैं अलग जब वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेस्टिंग कैसे करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए मटेरियल की और इसके बारे में हमें क्यों जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में आपको डीप नॉलेज नहीं है कि हमारे कितने एमएफआई की मटेरियल किस प्रोसेस में यूज होता है, अगर इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। द नॉलेज ऑफ फ्लो द नॉलेज ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीमर मेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एनालिसिस ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसिंग। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि प्लास्टिक को प्रोसेस करने के लिए हमें फ्लो प्रॉपर्टी की नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है। द फर्स्ट ट्रेस ऑफ द मेल्ट जनरली अपीयर ओनली अ फ्यू डायमीटर्स फ्रॉम द फीज ओपनिंग ऑफ द extruder. The metering of extruder is in many cases completely filled with the polymer melt। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि जो हमारी बैरल होती है, इस बैरल के अंदर स्क्रू लगा होता है और इस स्क्रू में आप लोग फ्लो प्रॉपर्टी हमारी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब हम मटेरियल यहाँ से फिल कराते हैं, ये हॉपर है, अगर हम यहाँ से मटेरियल को फिल कराते हैं तो हम देखते हैं कि पहले हमारा मटेरियल यहाँ पे गिरता है और यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पे ये ऊपर हीटर लगे होते हैं, ये बैंड हीटर लगे होते हैं और ये स्क्रू के फ्रिक्शन से मटेरियल मेल्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा देखते हैं कि मटेरियल हमारा मेल्ट हो रहा है और स्क्रू के फ्लाइट से जब आगे बढ़ रहा है तो ये मेल्ट आगे जाकर के पूरी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और इसको ये पूरी तरह से कई बार आप लोग देखते हैं कि बैरल पूरा कंप्लीटली फिल हो गया है, मटेरियल से पूरा ही फिल हो जाता है। और कई बार यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मेजर करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि फर्स्ट फ्लाइट पे ही मटेरियल मेल्ट होता है और फर्स्ट फ्लाइट पे यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि बाद में यहाँ पे जो थोड़ा सा सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में होता है और लास्ट में जाता है, तो आप लोग देखते हैं कि लास्ट में पूरा एक्सट्रूडर मेल्ट होकर के पूरा मटेरियल भर गया है। तो उसी को ये कंप्लीटली मटेरियल फील हो जाता है पॉलीमर मेल्ट से। तो इसको अगर हमें इसके बारे में ज़्यादा देर तक अगर पॉलीमर मेल्ट से वो फील हो गया और बहुत ज़्यादा देर तक हम उसमें बैरल में रखने देते हैं मटेरियल को, तो क्या होता है मटेरियल डिग्रेड हो जाता है, मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देता है, हटा देता है। यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कार्बन कार्बन चैन होते हैं, तो ज़्यादा देर तक अगर आप लोग रहने देते हैं वैसे ही मटेरियल को बैरल में, तो क्या ज़्यादा हीटिंग होने के कारण ये कार्बन कार्बन के चैन टूट जाते हैं और जब चैन टूट जाते हैं तो इनकी क्या होती है, इनकी फ्लोरेट बढ़ जाती है। जब फ्लोरेट बढ़ जाती है तो यानी कि इसमें विस्कोसिटी खत्म हो गई। जब विस्कोसिटी खत्म हो जाती है, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी अगर आपकी विस्कोसिटी बढ़ेगी तो एमएफआई कम होगी और अगर एमएफआई बढ़ती है तो विस्कोसिटी कम होती है। ये एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब ये अपनी प्रॉपर्टी को ड्रॉप कर दिया, यानी कि बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, बीच की बॉन्ड जब ब्रेक हो जाती है तो इनमें क्या होता है कि मटेरियल अपना प्रॉपर्टी फ्लो प्रॉपर्टी को मटेरियल की फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और इनके बीच की विस्कोसिटी खत्म हो जाती है। तो हमारा मटेरियल जब हम फील कराते हैं, अगर हम मोल्ड में भर दिए हैं, मोल्ड के पूरा इंप्रेशन में अगर हम भेज देते हैं मटेरियल को, तो वहाँ पे कूल होने के बाद ये शेप नहीं दे पाता है और जो हमारी वेंटिंग होती है वो वेंटिंग पूरी पैक्ड हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। द पॉलीमर मेल्ट फ्लो प्रॉपर्टी डिटरमाइन टू लार्ज एक्सटेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेसिंग। जो पॉलीमर मेल्ट की फ्लो प्रॉपर्टी होती है, पॉलीमर मेल्ट के फ्लो प्रॉपर्टी से ही हम अगर फ्लो प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर लेते हैं तो उसके फ्लो प्रॉपर्टी से ही हम प्रोसेसिंग के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रॉडली तौर पे हमारी जो प्रोसेसिंग मेथड है वो हम प्रोसेसिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमें पॉलीमर मेल्ट के फ्लो प्रॉपर्टी से इन चीज़ों को हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमारा मटेरियल प्रोसेस योग्य है या नहीं है। नॉलेज ऑफ द मेल्ट फ्लो प्रॉपर्टी अलाउ सिमुलेशंस ऑफ द स्क्रू डिजाइन एंड प्रोसेस ऑपरेटिंग कंडीशन। जो फ्लो प्रॉपर्टी की नॉलेज होती है, हमें फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं, जैसे मटेरियल की फ्लो प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, हमारे मटेरियल की फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है, तो हमें स्क्रू की डिजाइन करने में और प्रोसेस की जो ऑपरेटिंग कंडीशन होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, मैं इस टाइप ऑफ स्क्रू के बारे में जब वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो स्क्रू होता है पीवीसी स्क्रू में आप देखेंगे पूरा कंप्रेशन जोन होता है। क्यों पूरा कंप्रेशन जोन होता है? क्योंकि जो पीवीसी होता है, पीवीसी आपका हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, इसके लिए हमें वो पूरा कंप्रेशन जोन देना पड़ता है कि हमें बहुत ज़्यादा देर तक हीटिंग की जितनी उसे रिक्वायर्ड है उतनी ही मिले, नहीं तो हमारी क्या होगी, पीवीसी डिग्रेड हो जाएगी। इसके लिए हमें पूरा कंप्रेशन जोन देना पड़ता है। तो हमें जो मटेरियल के बेसिस पे हमें स्क्रू की डिजाइनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम मटेरियल को देखकर स्क्रू की डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे तो हमें प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। और हमें प्रोसेस कंडीशन के बारे में मटेरियल डिसाइड करता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि अगर हम पीटी को प्रोसेस करते हैं पॉलीएथिलीन टरफेथालेट को, तो हमें वहाँ की जो कंडीशन है हमें वहाँ पे इन्वायरमेंट की कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? आप लोग देखे होंगे आस्की इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में जब हम प्रोसेस किया जाता है तो वहाँ पे ड्यूमिडिफायर लगाते हैं। ड्यूमिडिफायर लगाने का रीजन क्या होता है? क्योंकि आप लोग को ये पता होगा कि हमें जब ड्यूमिडिफायर इसलिए लगाते हैं क्योंकि मोल्ड में जो वाटर आती है स्वेटिंग के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन उसका एक फंक्शन और होता है कि जब हम प्रोसेस कर रहे हैं मटेरियल को, तो मटेरियल को वहाँ पे साइकिल टाइम बहुत कम हमें यूज करना होता है चलाने के लिए। तो हमारी जो प्रीफॉर्म होती है उस प्रीफॉर्म को इन्वायरमेंट में रख के हमें ठंडा करना पड़ता है। तो लैब कंडीशन पे उसको हमें ठंडा किया जाता है, जिससे हमारे जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लॉस ना हो। इसके लिए हमें वो कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है। अभी देखते हैं कि हमारे कितने एमएफआई की मटेरियल को किस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर इसमें आप लोग इंजेक्शन ग्रेड के मटेरियल को एक्सट्रूजन में यूज करते हैं या एक्सट्रूजन ग्रेड के मटेरियल को इंजेक्शन में यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बैरल के फटने का चांसेस हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक्सट्रूजन ग्रेड के मटेरियल को इंजेक्शन में अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कम एमएफआई का मटेरियल है, कम एमएफआई की मटेरियल को हम ज़्यादा एमएफआई के मटेरियल में यूज कर दे रहे हैं, तो कम एमएफआई की मटेरियल को जब ज़्यादा एमएफआई वाले मशीन के लिए यूज करेंगे तो वहाँ पे हीटिंग कंडीशन ज़्यादा है। आप लोग देखे होंगे कि सेम मटेरियल की ग्रेड अलग अलग आती है, उसकी एमएफआई अलग अलग होती है। तो ये आप लोग कभी गलती ना करें कि बिना एमएफआई के बारे में नॉलेज रखें और उसको आप मटेरियल को कभी भी प्रोसेस ना करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आप लोग को मटेरियल की एमएफआई के बारे में नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है।
जिसमें क्या किया जाता है कि अगर आप लोग को 0.123 MFI का मटेरियल है तो वो एक्सट्रूजन ग्रेड के लिए बना है। अगर आपकी जो मेल्ट फ्लो प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की ये आपको अगर लैब टेस्टिंग से नहीं पता चल पा रहा है तो आपको मैन्युफैक्चरर इसको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपके मटेरियल की जो फ्लो रेट है वो 0.123 है तो वो एक्सट्रूजन ग्रेड का मटेरियल होता है। अगर 3 to 6 MFI का मटेरियल है तो वो ब्लो मोल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ब्लो मोल्डिंग के लिए मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उनकी MFI 3 to 6 MFI तक की मटेरियल होती है, और जो 6 to 50 MFI का मटेरियल होता है वो इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग में जो भी MFI की मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उसको आप लोग देखे होंगे, उसकी MFI 6 to 50 होती है। अगर हम इंजेक्शन ग्रेड के मटेरियल में अगर इंजेक्शन ग्रेड में हम एक्सट्रूजन का मटेरियल यूज़ करते हैं तो क्या होगा, इसकी MFI कम है, यानी कि MFI जब कम है, इसकी जो MFI कम है यानी कि फ्लो रेट कम है इसका। अगर इसका फ्लो रेट कम है यानी कि विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी जब ज़्यादा है इसकी तो इसमें क्या होगा कि जब आप इसको मेल्ट करेंगे तो इसका फ्लो रेट कम है, जब आप इंजेक्शन ग्रेड पे इसको मेल्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये पूरी प्रॉपर्ली आपकी मेल्ट नहीं होगी और फ्लो आपकी मेंटेन नहीं हो पाएगी। या फिर अगर इंजेक्शन ग्रेड को आप एक्सट्रूजन में डाल दें तो इसकी फ्लो रेट ज़्यादा है, और जब इसकी फ्लो रेट ज़्यादा है तो आप एक्सट्रूजन में डालेंगे और प्रोसेस करेंगे। सेम यही प्रोसेस अगर आप लोग CCM पैप कंप्रेशन मोल्डिंग में देखेंगे तो वहाँ पे जो एक्सट्रूडेड कट होकर के और जब सक करके लेके जाता है और मोल्ड में ड्रॉप आउट करता है तो ये MFI को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं हो पाती है तो मटेरियल वहीं कट करके और वहीं ड्रॉप आउट हो जाती है। तो इसके लिए विस्कोसिटी को हमें देखना होता है, फ्लो रेट को। अगर इसको इंजेक्शन ग्रेड का आप एक्सट्रूजन ग्रेड में डाल के प्रोसेस कर रहे हैं और एक्सट्रूजन ग्रेड का इंजेक्शन में डाल के प्रोसेस करेंगे तो इससे क्या होगा, बैरल में आपकी रिक्वायर्ड हीटिंग से ज़्यादा हीटिंग आप प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आपकी फ्लो प्रॉपर्टी आएगी नहीं, और जब आएगी नहीं तो आप रिक्वायर्ड से ज़्यादा हीटिंग या कम हीटिंग देंगे। तो जब कम हीटिंग या ज़्यादा हीटिंग देंगे तो वहाँ पे मटेरियल बर्न हो जाएगा, और बर्न होकर के उसमें गैस जनरेट होगा, और गैस जब ज़्यादा जनरेट होगा तो कई बार चांसेस होता है कि आपके बैरल के फट, वैसे तो ये 100 में 2-3% चांसेस होता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि बैरल फटने का चांस, बैरल तुरंत फट जा सकता है। जैसा कि मैं आप लोग को बताऊँ, एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था जब हम लोग सीपेट में पढ़ते थे, तो मेरे बैचमेट थे, वो लोग प्रोसेस कर रहे थे, आप लोग देखे होंगे सीपेट में हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग में। तो उसमें हमारे फ्रेंड क्या किए थे कि हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग में एक्सट्रूजन ग्रेड का मटेरियल, ब्लो ग्रेड का मटेरियल उसमें डाल दिए थे, और उसमें डालने से क्या हुआ था कि ये लोग ब्लो ग्रेड का मटेरियल डाल करके पूरे फर्स्ट ईयर में हम लोग ही थे, मैं भी हाँ फर्स्ट सेमेस्टर ही रहा होगा, तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोग भी गए होंगे, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हमारे जो फैकल्टीज थे वो लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो आप लोग जानते हैं हम लोग की स्टूडेंट लाइफ में कैसे शरारतें होती हैं। तो हम लोग डाल के प्रोसेस करना शुरू कर दिया, और जब प्रोसेस करना शुरू कर दिया तो वो मोल्ड का शेप तो नहीं लिया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मटेरियल बर्न हुआ, और जब मटेरियल बर्न हुआ तो उसकी IV लॉस हो गई, और जब उसकी विस्कोसिटी लॉस हो गई, जब उसकी IV लॉस हो गई तो क्या हुआ कि उसमें गैस जनरेट हुआ, और जब गैस जनरेट हुआ तो वो इतना तेज आवाज़ किया, जैसे ही वो लोग प्लंजर से फोर्स हटाएं इतना तेज वो आवाज़ किया और ब्लास्ट हुआ कि वहाँ पे जितने हमारे फ्रेंड थे बहुत सारे लोग जो भी थे हल्का हल्का मटेरियल से वो लोग जल गए थे। तो ऐसी कंडीशन आप लोग के साथ ना क्रिएट हो, इसके लिए आप लोग को फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और ऐसी गलतियाँ ना करें। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि एक्सट्रूजन ग्रेड के लिए जो MFI होती है वो 0.123 होती है, ब्लो मोल्डिंग के लिए 3 to 6 होती है, और इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए 6 to 50 होती है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वीक वंडर वाल फोर्स which occurs the main chain to side chain met each other but not breaking to chain। जो कोएफिशिएंट वीक वंडर वाल फोर्स होता है, ये वीक वंडर वाल फोर्स क्या करता है कि दो चैनों को जोड़े रखता है। जैसे पॉलीमर आप लोगों को पता होगा, जो हमारे पॉलीमर्स या प्लास्टिक हैं ये डिफरेंट चैन जो बनाए रखते हैं, तो इनके बीच में जो वीक, अगर दो चैन को आप ले लें, अगर दो चैन के बीच में जो वंडर वाल फोर्स लगता है, ये वीक वंडर वाल फोर्स क्या करता है कि इन दोनों चैनों को जोड़े रखता है, लेकिन इनको ब्रेक नहीं होने देता है। तो इनके बीच में जो दो चैन के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम वीक वंडर वाल फोर्स कहते हैं। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वीक वंडर वाल फोर्स के कारण जनरेट होती है। तो जो इनके बीच में अगर दो पॉलीमर एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं तो उनके बीच में, या फिर दो चैन स्लाइड कर रहे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसको वीक वंडर वाल फोर्स कहते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 टाइप्स का होता है। इसका जो पहला जो होता है इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, दूसरा जो होता है एक्सटर्नल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज मेजर्ड ऑफ द रेजिस्टेंस प्रेजेंट व्हेन द लेयर ऑफ अ पार्टिकल साइज एंड ओवर अनदर लेयर ऑफ मटेरियल। इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हम प्लास्टिक को प्रोसेस करते हैं तो उनके दो प्लास्टिक को प्रोसेस करते हैं तो उनके बीच की जो लेयर होती है, उन लेयर को के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है, जो वीक वंडर वाल फोर्स जनरेट होता है, उनके कारण जो रेजिस्टेंस पैदा होती है उसको हम इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर दो पॉलीमर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो ये लेयर वाइज प्रोसेस होते हैं, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है इसी को हम इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों जनरेट होती है? दो मटेरियल के बीच की जो चैन के कारण जो मटेरियल में रेजिस्टेंस को पैदा करती है उसको हम इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा कि डिफरेंट चैन अगर जुड़ रहे हैं तो इनके बीच में वंडर वाल फोर्स एप्लीकेबल है, और इन वंडर वाल फोर्स के कारण अगर ये चैन स्लाइड हो रहे हैं तो इन चैनों को स्लाइड होने में, अगर ये ऐसे चैन स्लाइड हो रहे हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन पैदा होगा। तो इनकी वजह से सेम चैन के बीच में, चैन की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन पैदा हो रहा है इसी को हम इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो एक्सटर्नल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। एक्सटर्नल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? External coefficient of friction is measured of the resistance present at an interface between the particles and wall of the different materials of the construction। जैसा कि अगर मान लीजिए एक्सटर्नल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि मटेरियल के और जो आप प्रोसेस कर रहे हैं उसके बीच में जो फ्लो में जो रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं उनको हम एक्सटर्नल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अगर मान लीजिए आप एक्सट्रूजन या इंजेक्शन में प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें जब आप प्रोसेस कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या होता है कि प्रोसेस करेंगे तो स्क्रू रोटेट होता है, मटेरियल चार्जिंग, तो इनके बीच में जो बैरल और मटेरियल के बीच में जो रिस्ट्रिक्शन पैदा हो रहा है इसी को हम एक्सटर्नल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं कि इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल्स को प्रोसेस करने के दौरान मटेरियल में जो मटेरियल के चैन के कारण जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है, यानी कि उसके दो चैन के लेयर की वजह से जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उसको हम इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और जो बैरल और मटेरियल के बीच में जो रिस्ट्रिक्शन पैदा होता है उसको हम एक्सटर्नल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में एडिटिव एंड कंपाउंडिंग में मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा और वहां पे पूरा फुल डिटेल के बारे में बताऊंगा, यहाँ आप लोगों को जानना बस जरूरी था। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड मोर टॉर्क टू पुश द मटेरियल अहेड। जो एक्सटर्नल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो जनरेट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें मटेरियल को आगे भेजने के लिए ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हमें इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा हीटिंग की जरूरत होती है, लेकिन वो हमारे लिए बेस्ट होता है। और एक्सटर्नल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के जब जनरेट होते हैं तो उसमें क्या हमें टॉर्क ज्यादा देना पड़ता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जब इंजेक्शन मोल्डिंग को आप प्रोसेस करते हैं
तो इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आप में जनरेट हो रहा है तो उस इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हटाने के लिए आप टेंपरेचर को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है तो वहाँ पे क्या है कि आप लोग इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो वहाँ पे आप लोग को देखना होता है कि आप लोग को सोचना है कि किसकी वजह से ये फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोसेस को कर रहे हैं। कि ये आप लोगों को एमएफआई और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पता चला होगा कि हमें मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए एमएफआई मेल्ट फ्लो प्रॉपर्टी और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसी होनी चाहिए और क्या होती है। तो आप लोग इसके बारे में जान चुके हैं कि हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी होती है। हमारी जो मटेरियल प्रॉपर्टी की सीरीज थी मटेरियल सिलेक्शन क्राइटेरिया की, ये यहाँ पे पूरी होती है, जिससे आप लोग प्रोसेस करने से पहले मटेरियल को सिलेक्शन कैसे करना है ये आप लोग डिसाइड कर लें और उसके बाद सेफ्टी से प्रोसेस करें। विदाउट सेफ्टी इन चीज़ों को या बिना नॉलेज के आप लोग प्रोसेस ना करें, जिस नहीं तो आप लोग के लिए ये सीरियस हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।